Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. So today class is very important, and I am really thankful to my colleagues and one of my friend. He make this presentation for me along with their fellow partners like Jagdish Kaur, Hitendra Singh, एंड अकेश यादव। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो डिप्लोमा NIS अभी कर रहे हैं पटियाला से बॉक्सिंग में। एंड मैं उनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस जो प्रेजेंटेशन है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगाई और मुझे ये प्रोवाइड किया है, जिससे कि मैं काफ़ी जो साइंटिफिक नॉलेज है कि जब कोई स्पोर्ट आप खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट आप कर रहे हैं तो उससे पहले क्या अहमियत है, व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप while you are going to perform a particular activity or going to take the part in a competitive sports or non-competitive sports. Even that if you are doing some recreational activity, in that case also you have to go for the warming up, then you need to start, then you should go to start a मेन बॉडी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इसकी सारी इम्पोर्टेंस जो हम जानेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि इस जो ये लेसन है पूरा, उस लेसन में आपको क्या सीखने को मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द लर्नर एंड द स्टूडेंट्स trainee will be able to use, explain, demonstrate exercise scientifically before activity training competitions. Learner, students and trainee will be able to know the effect of warming up and stretching on sport performance। क्यों, मतलब जो स्पोर्ट परफॉर्मेंस है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और सही तरह से करना क्यों है, कितने टाइप इसके होते हैं और कौन कौन से टाइप्स को किस समय पे किस बेहतर अंदाज में हम करें, जिससे कि जो हमारी जो मेन बॉडी एक्टिविटी है वो हमारे लिए कन्वीनियंट और इंजरी फ्री हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वार्मिंग अप मीनिंग जान लेते हैं। वार्मिंग अप का, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द होल बॉडी बाय जॉगिंग, रनिंग एंड परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज प्रायर टू द ट्रेनिंग कंपटीशन। मतलब ये एक प्रोसेस है वार्मिंग अप, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। वो रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, लीपिंग हो सकती है, इवन दैट जंपिंग हो सकती है। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी जस्ट हाइक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सो दैट it facilitate our joint for the maximum movements। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली इन एक्टिविटीज के थ्रू क्या करते हैं कि थोड़ा कोशिश करते हैं कि इन एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करेंगे तो उन एक्टिविटीज से जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है पर्टिकुलर एरिया का वो हाइक हो जाएगा, जिससे रेंज ऑफ मोशन जो है, रेंज ऑफ मूवमेंट वो रिस्क फ्री हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ every sportsman to rise your body temperature through the different exercise to reduce the risk of injury and enhance your performance by practicing itself. It is the set of exercise either before a training session or before competition. It is done to up to the body according to Hill. If normal temperature of the body is decreased slightly, the reaction time will decrease, and if एंड वाइस वर्सा। ये बोलते हैं कि हिल के अनुसार बोलते हैं, हिल ने बोला है कि अगर हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा अगर कम कर देंगे तो रिएक्शन टाइम जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है वो जनरेट होता है किससे, मसल से। और जितना हमारा जितनी बॉडी का टेम्परेचर कम होता चला जाता है वैसे ही हमारी जो सेंसेसरी मोटर स्किल्स होती हैं या सेंसेसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ये आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक कोल्ड रीजन में जा रहे हैं, आप देखिए कि होता क्या है, फिर अगर आपके हाथ पैर बहुत ठंडे होते जाएं तो फिर आपके जो मूवमेंट है वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, इवन दैट ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर ठंडी हो गई तो फिर सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर। ठीक है, तो ऐसे टाइप मतलब पैरालिसिस टाइप की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो इससे आप बहुत अच्छी तरह से इनकलकेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज में। तो वार्म अप बेसिकली वार्म और अप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है। वार्म अप इज अ सेट ऑफ एक्सरसाइज विच हेल्प्स टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर to perform 5 to 15 minutes before just engaging to the main activity और द एक्सरसाइज। ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज, आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो 1 घंटे बाद होने वाली है और आप मतलब अभी से वार्म अप किए जा रहे हैं, तो जो आइडियल टाइम है वो 5 से 15 मिनट बिफोर आप जो है अपनी एक्टिविटी या मेन बॉडी एक्सरसाइज से पहले इसको कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्टिकुलर इवेंट है या पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है उसका नेचर क्या है, किस तरह की है, इंटेंसिटी क्या है उसकी, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो ये रेंज है 5 से 15 मिनट तक की, जिससे बिफोर में आप कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं आपके वार्म अप को? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब आपके एज, सेक्स, फिटनेस लेवल और डाइट। जैसे एज क्या है आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज है उनको बहुत ज़्यादा हैवी आप वार्म अप नहीं करा सकते। ऐसे ही सेक्स डिपेंड करता है कि ज़्यादा वेट ट्रेनिंग में अगर आप देखेंगे तो हैवी वेट ट्रेनिंग मतलब कम कराई जाती है गर्ल्स के लिए। फिटनेस लेवल हम देखते हैं कि अगर एक्टिवली पार्टिसिपेशन की कंडीशन में कोई है तो उसको अलग तरह का वार्म अप दिया जाएगा। अच्छा, डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि अगर आपको बेहतर, अगर आपको डाइट नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा अच्छी, तो ना तो आप बेहतर से वार्म अप कर पाएंगे, इवन दैट यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज और पर्टिकुलर कंपटीशन एज वेल। एनवायरनमेंट, आप कोल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा वार्म अप करेंगे तब भी आपको स्वेटिंग की वजह से आप अपनी एनर्जी लूज करेंगे। नोबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग, इट डिपेंड्स दैट वेदर द ट्रेनिंग इज द नोबल और द ट्रेंड वन, सो इट इज आल्सो अ फैक्टर। Psychological preparation, current situation, if we talk about most of the game strategy or the tactical approaches, they are just related to psychological, because the physiological conditions or the physiologically or other area, just they are related to physiology. There are less chances to hide the things, but in psychologically area provide us more wide scope for the tactical enhancement to fight against your ओपोनेंट। और साइकोलॉजिकली हमें प्रिपरेशन जब हम सोच लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी एक बच्चा है उसको ये बताया हुआ है, या एक एक आपका प्लेयर है उसको हमने ये बताया हुआ है कि आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिए, एक्सरसाइज करने से 100% आप जीत जाएंगे। तो एक आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिवली आपने उसको एक तरह से तैयार कर दिया उस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो मतलब साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। Injury, next factor is injury. Injury is also a very important factor we need to consider it, कि अब हम उसको वार्म अप करा रहे हैं और उसकी मसल्स जो है वो इंजर्ड है, वो तैयार ही नहीं है उस टाइप के वार्म के लिए, तो इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। लैंग्वेज बैरियर, ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर इज द वे, सो दैट्स व्हाई कि कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा वो वरीयता दी जाती है, कि जो इंस्ट्रक्शन हम अपने ट्रेनिंग को दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन इजीली उसको समझ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई एम आस्किंग हिम टू रेज द हैंड एंड ही इज रेजिंग द लेग, द थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दिस। तो इस तरह की चीज़ों, इस तरह के फैक्टर्स जो है ये भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाउ वी विल गो फॉर द जनरलाइजेशन। तो वार्म अप सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज किस तरह की होंगी, इसमें जनरल होता है, मतलब जनरल फॉर ऑल, और स्पेसिफिक वार्म अप भी होता है। कि एक तो जनरल वार्म अप है जिसमें हम सारी मसल्स को जो है जनरलाइज एक तरह की एक्टिविटी देते हैं, जिससे कि हम सारे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको हाइक करें। और एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, जैसे एक पर्टिकुलर गेम के लिए जो जो एलिट प्लेयर्स होते हैं वो मोस्टली इस तरह की स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड वार्म अप करते हैं। तो एक्सरसाइज इज द फिजिकल एक्टिविटी दैट इज प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेड फॉर द पर्पज ऑफ द बॉडी कंडीशनिंग। अच्छा, यहाँ वर्ड रिपीटिव क्यों यूज किया जाता है? रिपीटिव इसीलिए होता है कि ताकि जो आपकी एक्सरसाइज है वो क्या हो जाए, वो ऑटोमेटाइज हो जाए। अगर वो ऑटोमेटाइज हो जाएगी तो फिर आपकी जो मसल्स हैं वो उसको लर्न कर लेंगी एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफिक वार्म अप फॉर डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स में अलग अलग तरह के जो इंडिविजुअल स्किल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जाती हैं वो क्या क्या है। अच्छा, इसमें भी ये तो है नहीं, ये क्लास में
सारी चीजों को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट जो मेजर टाइप की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज है मैंने उनको ये अपने दोस्तों की हेल्प से यहाँ पे इंकलकेट किया हुआ है, तो उसको आप समझ लीजिए। और इसमें ये नहीं है कि अगर यहाँ कोई छूट गई तो वो नहीं होगी, ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। सो इफ यू विल गो फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बॉक्सिंग, दैट इज शैडो प्रैक्टिस हो गई, किट बैग हो गया, पंचिंग बैग पैड हो गया, फुटबॉल हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगले में, अगर आपका उसका वर्चुअल मतलब वीडियो भी देखेंगे, एक तरह से जिप फाइल्स हैं लगी हुई, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हॉकी के लिए जैसे ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्किट रोटेशन हो गया, बॉल रोटेशन करते हैं, रोल बैक इसके साथ ही होता है, कबड्डी किक बैक, बैक किकिंग, साइड किकिंग, रोल किक करते हैं हम उसमें। फुटबॉल में अगर देखेंगे तो बॉल जगलिंग, बॉल ड्रिबलिंग, किकिंग, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग हो गई, पासिंग, स्मैशिंग करते हैं, स्पाइकिंग जो हो गई, ठीक है। फिर सर्विस भी आती है उसमें, लो सर्व करो, हाई सर्व करो। बास्केटबॉल में आप देखेंगे ड्रिबलिंग एक जनरल है एकदम, डॉजिंग, फिर फेक प्रैक्टिसेस, पास हो गए, चेस्ट पास, लूप पास हो गया, ओवरहेड पास हो गया। तो बैडमिंटन हाई क्लियर स्मैशिंग, लो क्लियर स्मैशिंग, टॉसिंग, ठीक है। फिर फेक टाइप की टॉसिंग भी करते हैं हम, वो टैक्टिकल उसका पार्ट हो जाएगा। फिर टेनिस में अगर देखिए आप नॉकिंग करते हैं, सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, वॉली क्लियर, बॉल प्रैक्टिस करते हैं। क्रिकेट में आप देखो नॉकिंग, नेट प्रैक्टिस, कैच प्रैक्टिस, बेसबॉल हिटिंग, थ्रो, कैच प्रैक्टिस। ऐसे ही खो खो में आप देखेंगे तो डॉजिंग, जिगिंग, जिग जैग रनिंग, पोल टू पोल रनिंग करते हैं। हैंडबॉल में आप देखिए कि जिग जैग रनिंग विद बॉल, जिग जैग थ्रो, 0 पॉइंट में 45 डिग्री क्लियर करना सेंटर पॉइंट से। रेसलिंग में आप देखेंगे फ्रंट रोल, रोल बैक, कलाजंग, इस तरह की एक्टिविटी भी, रोल दंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको इस तरह की देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी बात आती है इंटेंसिटी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वार्म अप इंटेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, किस इंटेंसिटी के साथ आप वार्म अप करें, तो अकॉर्डिंग टू विशप अगर आप देखेंगे तो 40 से 65% वीडियो मॉक्स के साथ आपको करनी चाहिए, जो यूटिलाइज ये जो टेम्परेचर है इस पे बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज होता है, किससे, इंक्रीज मसल टेम्परेचर आपका करने के लिए, ठीक है। अंडर द नॉर्मल कंडीशन लाइट टू माइल्ड स्वेटिंग अगर आपको होने लग जाए, तो विदाउट फटीग, जब मतलब लाइट टू माइल्ड स्वेटिंग हो आपको, और आपको कोई थकान नहीं होनी चाहिए, तो ये समझ लीजिए, तो आप उस समय पे आप मान सकते हैं कि आप जो है आपका वार्म अप जो है पर्टिकुलर लेवल हुआ है, ठीक है। इट इज अ रिलायबल इंडिकेटर टू द एडिक्वेट इंक्रीज इन द मसल टेम्परेचर। अब हम टाइप्स देखेंगे वार्म अप के अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिमांड ऑफ योर एक्टिविटी एंड योर स्पोर्ट। किसके बेसिस पे, फिजिकल डिमांड और एक्टिविटी के बेसिस पे देखेंगे कि वार्म अप जो है वो होता क्या है। एक्चुअली वार्म अप को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जाता है, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली भी हम पुनः इसको एक्टिव और पैसिव में तोड़ते हैं, और फिर एक्टिव को जनरल और स्पेसिफिक में। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इनको हम डिवाइड किए हैं और इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। साइकोलॉजिकल वार्म अप में देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड टू इंकरेज आवर प्लेयर बाय इन्फॉर्मिंग द प्लेयर अबाउट इट्स कैपेबिलिटीज, कि ये जो साइकोलॉजिकल वार्म अप है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि जब आप ये बताते हो कि आपके लिए जो बेहतर चीजें क्या हैं, आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, देन द पीपल विल कम to grab that kind of the benefits from your exercise, because you need to make the clear to the players that they are going to get the good thing or good psychological position to winning the game. And if any kind of the things you will say to the player that this kind of a thing they are going to benefit to achieve your goal, so definitely they will come with full fledged to do that kind of the activity. So by informing to the player about the shortcomings of the opposite players, ठीक है, अपोजिट प्लेयर की जो शॉर्टकमिंग है उसके उसके बारे में इन्फॉर्म करके हम उनको साइकोलॉजिकली तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने उसको बता दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉक्सिंग का प्लेयर है तो उनको बताया कि उसका राइट ठीक नहीं आता, या अपर ज़्यादा बेहतर नहीं है, या उसकी हाइट कम है आपसे, तो फिर आप उस पर चढ़ के खेल सकते हो, ठीक है। या आपकी हाइट कम है तो फिर उसके मुकाबले तो आपको घुस के खेलना है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं, ये बता के उसकी नज़रों में ये सिद्ध करके कि जिसके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो उससे ज़्यादा सुपीरियर हो आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे।
बाय रिमाइंडिंग अ प्लेयर टू हिज प्रीवियस विक्ट्री। उनको ऐसे ही बता सकते हो कि अभी तो देखो, पहले तुमने अभी रिसेंट में इतना अच्छा जीता हुआ है, इतना अच्छा फ्लो चल रहा है आपका। तो इस तरह से भी हम उसको साइकोलॉजिकली और ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाय रिमूविंग द डाउट्स ऑफ द प्लेयर बिफोर कंपटीशन, इफ he have some kind of anxiety, you need to clear the doubts of the player so that he could feel that he is in the condition of doing their optimum performance. By cheering up the player, the psychological warm up be started 5 days before competition. It can also be used at the time of competition. ठीक है, तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है, साइकोलॉजिकल वार्म अप जो है वो लगभग 5 दिन पहले हम शुरू कर देते हैं उसको, टिल जब तक जो हम कंपटीशन खेल रहे हैं उस, ठीक है आ रहा हूँ, तो जो हम कंपटीशन खेल रहे हैं उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको साइकोलॉजिकली और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप रिएक्ट करें और परफॉर्मेंस में अपनी बेहतरी लेके आए। अब साइकोलॉजिकली वार्म अप में और देखते हैं कि जनरल जनरल जो वार्म अप है वो क्या है। इंक्रीज द टेम्परेचर बाई नॉन स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स, मतलब जो फिजियोलॉजिकली चीजें होंगी वो बॉडी से रिलेटेड होंगी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो वो क्या रहेंगे, आपका नॉन बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, सच एज जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। ओके, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, एक मतलब फिजियोलॉजिकली होंगे ये सारे सारे, ठीक है। चाहे स्टार्टिंग की बात करें, विंड स्प्रिंट्स की बात करें, इट इंक्रीज टू द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। अच्छा, इस तरह की एक्सरसाइज हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हिप सर्कल रोटेशन हम कर सकते हैं, 8 reps हम आउटसाइड करें, फिर उसी के इनवर्ट करें, ताकि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के जो मूवमेंट हैं वो क्या है आपके, वो फिक्स हो जाए, ठीक है। चलिए, आर्म सर्कुमेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। ये फाइल इसलिए लगाई गई है ताकि आपको समझने में एकदम आसानी हो जाए, आपको कोई डाउट नहीं रहे कि किस तरह से आर्म सर्कुमेंटेशन जो है वो करना है, ठीक है। वर्कआउट्स के रैप कर सकते हैं, जैसे आपका ये, आप जाइए आगे की तरफ, स्ट्रेच करिए पूरी बॉडी को, फिर दोबारा से वापस लौट के आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स लंज टू नी रेज, आप राइट लेग के साथ करिए, फिर यही आप लेफ्ट लेग के साथ करिए, ठीक है। जंपिंग जैक आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आप इस तरह के, ये क्या है, एक तरह से जनरल वार्म अप है, ये सब टाइप्स ऑफ वार्म अप। अभी देखिए आप, स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप। अब अभी हमने ये जो वार्म अप देखे थे, ये जितने भी वार्म अप हैं आप फिर दोबारा से इनको देखिए। ये क्या है ना, ये एक जनरल है, ये स्पेसिफिक को लेके नहीं है। स्पेस, जनरल और स्पेसिफिक में फर्क क्या होता है, जनरल में ये होता है कि जो ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स होते हैं उनको जो है वो उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जैसे हमें एक उंगली के लिए एक्सरसाइज करनी है, सपोज दैट वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज फॉर अ सिंगल फिंगर, ओके, तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी दे विल कम फॉर द स्पेसिफिक वार्म अप, राइट। फॉर अगर हम पूरा हाथ घुमा रहे हैं, अपने आर्म सर्कमडेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एक्टिविटी किसमें आएगी, वो जनरल वार्म अप का पार्ट होगी, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक वार्म अप पे बात करेंगे। इंक्रीज द टेम्परेचर यूजिंग द सिमिलर बॉडी पार्ट्स एंड दैट विल बी यूज्ड इन अ सब्सिक्वेंट मोर स्ट्रेनियस एक्टिविटीज। शरीर के समान भागों का उपयोग करके तापमान बढ़ता है, जो बाद में अधिक कठोर गतिविधियों में यूज किया जाएगा। मतलब जिस, अब फॉर एग्जांपल अगर आप बॉक्सिंग के लिए जा रहे हो तो आपको शोल्डर से रिलेटेड ज्यादा काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल में आपको पैरों का ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए ज्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। लाइक सम स्पेसिफिक वार्म अप एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट टू बॉक्सिंग अगर हम देखें, सच लाइक शैडो प्रैक्टिस हो गई, किक बैक, स्लिप, स्टैगर्ड प्रेस हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया। अभी चलो इसको देखते हैं कि ये किस तरह से है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप जो है बड़ा बेहतर तरीके से देख के समझ सकते हैं इससे, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए है लाइव की तरह, तो आप और ज्यादा बेहतर से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ सम अदर मेथड्स ऑफ वार्म अप। पैसिव वार्म अप देखते हैं। पैसिव वार्म अप क्या होगा, पैसिव वार्म अप इंक्रीज द टेम्परेचर बाय एक्सटर्नल मींस। हाउ, एक्सटर्नल मींस कैसे, सच मेथड्स इंक्लूड, मतलब उसमें फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, बॉडीली मूवमेंट ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। हम कुछ एक्सटर्नल चीजें ऐसी यूज करेंगे जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल मसाज हो गई, आपकी हीटिंग पैड्स हो गए,
ठीक है, स्टीम बाथ हो गया, हॉट शावर हमने ले लिया, सूर्य नमस्कार किया, ठीक है, सूर्य नमस्कार में भी हम, ये डिपेंड करता है कि ज्यादा एक्टिविटी क्या है, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है स्ट्रेचिंग में भी यूज किया जाता है, वार्म अप में भी यूज किया जाता है, राइट। सो वार्म अप के टाइम पे अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, इट मींस दैट यू विल गो फॉर द लिटिल बिट हाई इंटेंसिटी देन दैट ऑफ व्हाइल यूजिंग फॉर द स्ट्रेचिंग, राइट। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइज जो है वो उनके थ्रू हम कर सकते हैं, थायरा बैंड हम यूज कर सकते हैं। नाउ हम जाएंगे कुछ इफेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं वार्म अप्स के, ठीक है, इसको समझ लीजिए इफेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि व्हाइल इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू नीड टू गो फॉर द need to go for the principles, because if you are thinking with the first principle, it definitely going to help you in much better way to uh, apply it into the forthcoming time for any particular activity. ओके, सो वार्मिंग अप शुड बी सिंगल जॉइंट टू मल्टी जॉइंट, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की साइड में ये होना चाहिए, पहले आप सिंपल करिए फिर उसको कॉम्प्लेक्स करते जाइए। वार्म अप शुड बी इंक्रीज द कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये कोर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करे, एक्सरसाइज फॉर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वार्मिंग अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम, नॉट मोर देन 50 मिनट or maximum, or depends on the environment, individual fitness level, player should not be fatigue। ये नहीं है कि आपने वार्म अप किया और वार्म अप करते करते ही आप थक गए, आपने इतनी तेजी से वार्म अप कर लिया कि फिर आप जो मेन बॉडी एक्टिविटी है उसको करने के लिए या मेन कंपटीशन में खेलने लायक ही नहीं बचे। तो वार्म अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेक्स, ठीक है, वार्म अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द स्पोर्ट, slowly increase joint range of the movement, develop elasticity and muscular system, slow raising heart rate, it helps in minimizing stress on the heart। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी वो पूछता है कि अगर आपने वार्म अप किया हुआ है, लगातार आप वार्म अप करते हैं, यू आर ए मैन ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है, और आपने बहुत तेजी से एक्टिविटी की है, उसके बाद रेस्टिंग हार्ट रेट आपका क्या होगा, ठीक है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक्टिविटी के बाद तुरंत ले लिया जाए, ठीक है, रेस्टिंग हार्ट रेट यही रहेगा 4-5, ये होता है कि नॉर्मलाइज हो जाए कोई भी इंसान, ठीक है, नॉर्मलाइज मतलब 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद लेते हैं। तो रेस्टिंग हार्ट रेट कभी भी होगा, जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट हमेशा कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल पीपल, ठीक है। इफेक्ट्स देखते हैं वार्म अप के बिफोर मैन एक्टिविटी और कंपटीशंस में क्या क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वार्म अप, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वार्मिंग अप इंक्रीज टू द बॉडी टेम्परेचर, इफ कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज बाय 40% इंक्रीज टू दस एनहेंस द फिजिकल वर्क कैपेसिटी ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आया भी है, अभी हुआ भी है, और जब हम उसको क्या नाम है फिजियोलॉजी करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, उस टाइम पर मैं आपको एक फॉर्मूला जो है इसका VMR का पूरा, और किस तरह से टेम्परेचर के रिलेटिव में इसका बढ़ना और घटना होता है, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो अभी की जो क्लास है वो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए, इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है, इम्प्रूव द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, डेफिनेटली ये बढ़ ही जाएगी जब, क्योंकि जब रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर, क्योंकि हमने पहले ही ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल जो यूनिट्स हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो बढ़ जाती है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द थ्रेट ऑफ इंजरी, बिल्कुल क्लियर है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो विच स्ट्रॉन्ग द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स, ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन बाइंड करता है, और ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद ये वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जिस जिस जगह पे जरूरत होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचाता है, ठीक है। चलिए, इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिपेयर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम फॉर मेन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। वार्म अप आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज मोर एनर्जी टू द मसल्स। अब हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं वार्मिंग अप के। एडवांटेज ऑफ वार्मिंग अप बिफोर द मेन एक्टिविटी, हेल्प्स अवॉइड नीडलेस स्ट्रेस एंड फटीग टू द athlete, it improves to the concentration required for the main task of the competition, it reduces the tension and nervousness, it improves to the coordination, it helps to control the anxiety for the main activity or competition in which the player is going to take the
important. If it also helps to motivate the sport person to achieve their goal. What is the primary goal? It also helps to achieve that. Stretching during warm-up. Research suggests dynamic stretching is preferred option to the stretching during warm-up. General warm-up period consists 5 to 10 minutes of slow activities such as the jogging or skipping. Specific warm-up period is 8 to 12 minutes of the dynamic stretching, focusing to the movement of the work through the ROM required for the sports, and the stretch must be performed within the 5 to 10 minutes after practice. The American Council of the Exercise advised to the perform to the light 5-minute cardiovascular warm-up before stretching. This increased blood flow to the muscles, thus increasing to the muscular elasticity and preventing injury from stretching to the muscles too far. अब थोड़े से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, एक क्वेश्चन है जिसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप आप समझ लीजिए। यू मस्ट वार्म अप एंड कूल डाउन फॉर अबाउट, कितने मिनट तक आपको वार्म अप और कूल डाउन जो है वो करना चाहिए। तो क्या है ऑप्शंस हैं आपके 5 मिनट, ठीक है, 1 आवर, 20 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है। तो सिमिलर, यू वार्म अप, योर कूल डाउन मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स एंड you should consist progressively light running which will safely return to your blood pressure, heart rate, pre-exercise level and also help limit post-exercise soreness. ओके, सो आई थिंक मुझे इसका आंसर ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ लीजिए कि नियर अबाउट जो है वो क्या जा रहा है। तो 10 to 15 मिनट होता है, इसमें आंसर इतना है नहीं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, गुड। सो वार्म अप शुड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब वार्मिंग अप जो है वो क्या है इनमें से उसको छोड़ के। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द मसल्स, बताइए बढ़ाता है कि नहीं। हेल्प्स टू प्रिवेंट द ऑनसेट स्टार्ट ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ, जो है वो उसको प्रिवेंट करता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। अगला जो है ऑप्शन आपके पास है ग्रेजुअल इंक्रीज द हार्ट रेट और ड्रॉ ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द मसल्स बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो इनमें से वार्मिंग अप जो है वो क्या नहीं करता। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए। और अगली क्लास हम करेंगे स्ट्रेचिंग पे। तो आज की क्लास के लिए चलिए, लेट्स थैंक्स टू मिस्टर राकेश यादव फॉर प्रिपेयरिंग दिस ब्यूटीफुल content and some factual things and in last questions. So thank you very much Mr. Rakesh for providing me such a material to deliver to my students and चलिए, तो आज की क्लास जो है वो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है, और इसके बाद ही फिर झट से फिर दोबारा हम यूजीसी नेट के सिलेबस पर वापस चले जाएंगे। ये भी एक पार्ट है उसके सिलेबस का ही, और ये मुझे लगा कि ये बीच में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बस मैं सोचा कि आपको ये क्लास जो है वो ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू।